जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जी हां, मैं आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा। जो OMR सीट वाले प्रश्न हैं उन्हें OMR सीट में आपको कैसे भरना है और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज है 12 फरवरी और 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है, जिसकी मैं धुआंधार तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना मैं आपको एक मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और बोर्ड एग्जाम तक आपको कई मॉडल पेपर की वीडियो देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको मैराथन वीडियो देने वाला हूं हिंदी विषय की, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी विषय का मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, और यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में ना आए तो कमेंट करके बताना। यहां पर आप देख रहे हैं समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। जैसा कि होता है, प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा 16 फरवरी को, और जो पेपर होगा हिंदी विषय का उसमें 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में होंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका आंसर आपको OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प चुनकर देना है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप OMR सीट को जब भी भरिएगा काले पेन से भरिएगा, बाल पॉइंट वाले पेन से भरिएगा, जेल पेन ना हो आपके पास तो ही अच्छा है। और खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और खंड आ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटे का आपको समय मिलेगा और बाकी 2 घंटे का समय मिलेगा वर्णनात्मक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको खंड आ के 20 प्रश्नों का आंसर पता है तो 1 घंटे की बजाय आप आधे घंटे में ही OMR सीट को भर लेंगे। हो सकता है और भी कम समय लगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं अगला जो निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक भी निर्धारित हैं। तो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। और मैं कई मॉडल पेपर की वीडियो आपको दे चुका हूं और कई हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड भी वीडियो आपको दे चुका हूं। तो यहां पर पहला है प्रश्न, ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, भगवती चरण वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है ठूठा आम। किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। OMR सीट पर आपको इस प्रश्न का आंसर, यानी इस तरीके के प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा। ये है OMR सीट। यहां पर आप देखेंगे क्या भरना है आपको, जिला कोड और नाम। यहां पर आपको क्या भरना है? जिले का कोड और जिले का नाम भरना है। यदि भरा हुआ या छपा हुआ मिलता है तो आप यहां पर कुछ भी नहीं भरेंगे और यहां पर केंद्र का कोड भरा जाएगा, और यदि यह भी छपा हुआ मिलता है तो आप यहां कुछ नहीं भरेंगे। अनुक्रमांक आपको भरना पड़ेगा, यानी आपको अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा, और यहां पर विषय का कोड भरा जाएगा और विषय का नाम भरा जाएगा। तो विषय का कोड जैसे ये आप देख सकते हो, हिंदी विषय का जो है कोड है 901 और विषय का नाम हिंदी। यहां पर आप देख रहे हैं हिंदी का यह पेपर है 2022 का, तो यहां पर हिंदी भर दिया जाएगा।
जाएगा। और प्रश्न पत्र संख्या, तो ये देखिए ये है प्रश्न पत्र संख्या, इसे भी आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद यहां आपको क्या भरना है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो ब्रैकेट में लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसमें का पहला अक्षर आपको यहां भरना होगा और दूसरा अक्षर आपको यहां भरना होगा। और इसी के अनुसार यानी जो भी अक्षर आप यहां भरिएगा उसी के आधार पर यहां आपको गोला काला कर देना है और इधर भी इसी तरह से गोला काला कर देना है। फिर यहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और सिग्नेचर आप वैसे ही करिएगा जैसे कि आपने प्रवेश पत्र में किया हो। जैसा कि हिंदी में किया है तो हिंदी में, अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी में आपको करना होगा। इसके बाद यहां भी आप देखेंगे इसी तरीके से, तो यहां पर जैसे 1 में सी सही है तो सी वाला, 2 में डी सही है तो डी यहां पर लिखना होगा। इसी तरह से क्रमवार से आपको लिखना होगा। यहां आपको साइन करने होंगे यानी हस्ताक्षर करने होंगे। यहां भी आपको जिले का कोड या नाम यदि भरा हुआ होता है तो कोई बात नहीं, यहां केंद्र का कोड और यहां आपका रोल नंबर भरा जाएगा। यहां पर विषय का कोड और विषय का नाम भरा जाएगा। यहां प्रश्न पत्र संख्या भरी जाएगी और यहां उसी तरह से प्रश्न पत्र मार्का अथवा सीरीज यहां पर भरा जाएगा। तो 16 फरवरी को आपको इतना ही भरना है। बाकी यहां पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहां केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी, यहां भी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी। अब यहां से आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना है। लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। एकदम ऐसे आपको गोले भरने हैं, इस तरीके से आप गोले नहीं भरेंगे, ये गलत तरीका है, ये है सही तरीका। यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं और जो निर्देश दिए होंगे उन्हें आपको जो है पालन करना होगा, उन निर्देशों का आपको पालन करना होगा। क्योंकि आपको इसे भरते समय, ये सब डाटा भरते समय काट पीट नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 में कौन सा सही है। यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 में यहां पर दूसरा सही है। तो यहां पर क्या होगा, प्रश्न संख्या 1 के आगे दूसरा यानी बी वाला गोला आपको काला कर देना है। पहले आप चाहें तो पेंसिल से ऐसे टिक कर लें हल्का सा और उसके बाद भरें, क्योंकि एक बार भरने के बाद आपको दोबारा वो सही करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपको आगे भी करना है। जैसे दूसरा है यहां पर प्रश्न शुक्ल युग की कालावधि क्या है, तो यहां पर राइट आंसर क्या है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का जो समय है शुक्ल युग की कालावधि है। तो दूसरे का तीसरा सही है तो दूसरे का तीसरा यानी सी वाला गोला काला किया जाएगा। ऐसे ही आपको क्रमशः करना है। तो इस तरीके से आपको ओएमआर शीट भरना है। अगला प्रश्न है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है, तो कलकत्ता से पीकिंग जो है यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। कौन सी विधा पर, यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। अगला है यहां पर प्रश्न चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे या कौन है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इस विकल्प के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो आप सभी लोग जैसा कि जिस प्रश्न में जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार आपको ओएमआर शीट में गोला काला करना होगा। ये काम करना है आप सभी को। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। कह रहा है प्रश्न तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा 1943 ईस्वी। और तार सप्तक का प्रकाशन किया किसने था, तो अज्ञे जी ने किया था। किसने, अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था।
अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की। प्रश्न संख्या 8 है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है? यानी दिए गए उदाहरण में किस प्रकार के रस की अभिव्यक्ति हुई है? वीर रस, करुण रस, हास्य रस या विभत्स रस? तो यहां पर लिखा है हंसी हंसी भाजे, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? हास्य रस है, क्योंकि यह हास्य रस का उदाहरण है जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है। यहां पर की जाती है होगा, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर क्या की जाती है? तुलना या समानता की जाती है, वहां होता है उपमा अलंकार। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, जो भी ऑप्शन सही है उसी के अनुसार आपको OMR शीट में गोला काला करना है। अगला प्रश्न है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। यदि आ जाए सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं या कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है नवरत्न में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो वहां होता है द्विगु समास। अगला है यहां पर, और द्विगु समास होता है साथ ही बाकी का जो पद है वो किसी समूह का बोध कराता है। तो नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, तो यहां पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला है प्रश्न रात का तत्सम क्या होगा? तो रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि हो जाएगा। पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मध्वरी का संधि विग्रह क्या होगा? तो मध्वरी का संधि विग्रह क्या होगा? मधु प्लस अरि होगा। अगला है घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हट प्रत्यय है। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है गुरुवाह देशा में कौन सी संधि है? तो यहां भी यड़ संधि है, क्योंकि यड़ संधि से ही रिलेटेड प्रश्न आए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ध्यान देंगे यड़ संधि ही आपको पढ़ना था। अगला प्रश्न है फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला है यहां पर प्रश्न आप देख रहे हो पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए। तथा हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? इस प्रश्न का भी आंसर आप दिए गए विकल्पों को देख करके कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद यहां आप देख रहे हो खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के प्रश्न होंगे। इनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका पर देना होगा यानी लिखना होगा। तो कैसे आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में यानी 16 फरवरी को कैसे आपको इस तरह के जो प्रश्न आएंगे कैसे आपको उनका उत्तर लिखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, और क्या गलतियां हैं, क्या सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सको बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, आपको जरा भी नहीं घबराना है। जी हां, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको जरा भी नहीं घबराना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बता रहा हूं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहां पर आप देख रहे हो वर्णनात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पहला पृष्ठ कवर भरना होगा, यानी जो जिस पर आपको आंसर लिखने हैं प्रश्नों के। तो जैसे कि यहां पर आपको क्या भरना है? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा, उदाहरण के लिए जैसे 2 4 5 6
4 8 9 3 2 1 इतना आपका रोल नंबर है। तो जो भी होगा वो भरना, ये नहीं भर देना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जो भी रोल नंबर होगा अंकों में यहां पर आपको भरना होगा। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो जो यहां पर आप भरेंगे, जैसे कि यहां पर 2 भरा है तो 2 लिख देंगे, 4 भरा है तो 4 लिख देंगे, 5 भरा है तो 5, 6 भरा है तो 4 है तो 4, 8 है तो 8, 9 है तो 9, और 3 है तो 3, 2 है तो 2, और 1 है तो 1। इस तरीके से आपको यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर शब्दों में लिखना है। नीले पेन से आप ये भरिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर काट पीट मत करिएगा, ना ही ओवर राइटिंग करिएगा, वरना हो सकता है आपकी कॉपी ना चेक हो तो आपके ये 50 नंबर काट दिए जाएंगे। तो ये चीज आप सावधानी पूर्वक भरेंगे, चाहे आप OMR शीट भर रहे हो या इस कॉपी का पहला पृष्ठ भर रहे हो। और यहां पर विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, तो पहली विषय क्या है, यानी 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है, हिंदी लिख दिया जाएगा। यहां पर केवल प्रश्न पत्र यानी केवल प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो पेपर जब आपको मिलेगा तो ये है 2022 का पेपर और ये है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये आपको भरना है। 2023 के पेपर में जो भी यहां पर लिखा होगा वही आपको भर देना है। तो यहां पर आप देख रहे हो 801 लिखा है और ब्रैकेट में AG लिखा है, मैंने यहां पर भर दिया। जो भी लिखा होगा वो भरना है आपको, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर परीक्षा का दिन क्या है, बृहस्पतिवार को आपका बोर्ड एग्जाम है। और परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो 16 फरवरी 16/2/2023 आपको लिख देना है। और पाली कौन सी, प्रथम पाली। फिर केंद्र का नाम, तो केंद्र जहां आप परीक्षा दे रहे हैं जिस भी विद्यालय में, उसका नाम यहां पर यानी उस विद्यालय का नाम यहां पर लिखना होगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको लिखकर बता दिया है। इसके बाद यहां पर कक्ष निरीक्षक भरेंगे, यहां पर परीक्षा कक्ष संख्या रूम नंबर भरेंगे, यहां पर वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहां पर डेट डालेंगे यानी तिथि डालेंगे। आपको यहां कुछ भी नहीं करना है। अब आप गद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर कैसे करेंगे, तो यहां पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, यहां पर जो पहला गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है और इस गद्यांश के प्रश्नों का आंसर लिखकर बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है 16 फरवरी को हिंदी विषय की। तो यहां पर पहला प्रश्न है, प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर अच्छे से हेडिंग डालना है खंड बा, क्योंकि खंड बा के प्रश्नों का उत्तर होगा यहां से। और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद यहां पर 1A डाल देंगे इस साइड में, और यहां आप इस साइड में आपको स्केल से, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां इस साइड में आपको स्केल से रखकर लाइन खींच देनी है। और इधर आप कुछ भी नहीं करेंगे, यानी आपको इधर लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी इधर लाइन खींचिएगा जितने में आप इधर नंबर डाल सकें। ये नहीं कर देना कि यहां से लाइन खींच दें, तो ये कर देंगे आप तो हो सकता है नंबर आपके कट जाएं। उतनी ही लाइन खींचिए जितने में आप ये नंबर आप डाल सके। तो इसके बाद संकेत हेडिंग आप जरूर डालेंगे। फिर जिस भी गद्यांश का आप जो है, यानी जिस भी गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं, उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेना ऐसे ही, फिर डाट डाट करके लास्ट के शब्दों को लिख लेना। जैसा कि यहां पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और लास्ट में क्या है यहां पर कि उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया है पहले शब्दों को और लास्ट के शब्दों को। फिर हेडिंग डालना है संदर्भ, काले पेन से हेडिंग डालिए और पटरी से यानी स्केल से अंडरलाइन कर दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित मित्रता पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। नामक पाठ से अवतरित है जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और लेखक का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। आपको 2 नंबर यहां से पूरे पूरे मिल जाएंगे जब आप ऐसा ही संदर्भ लिखेंगे। यानी जिस भी पाठ का गद्यांश होगा उस पाठ का नाम यहां पर आपको बदलना है और लेखक का नाम बदलना है, बाकी सेम ऐसे ही आप संदर्भ लिख सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मित्रता नामक पाठ से एक गद्यांश जरूर आएगा, हर बार आता है तो इस बार भी आएगा। और यहां पर दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है
किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है, बाकी शेष की व्याख्या आपको नहीं करनी है। और व्याख्या में आपको करना क्या है, कुछ ही शब्दों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। जैसे यहां पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको नंबर डाल देना है 1 बा, फिर हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद आपको लिखना है, जैसे कि यहां पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो मैंने लिखा है, शुक्ल जी कहते हैं कि यदि किसी युवक की संगत बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, यानी वह पुरुष जो होता है गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में यानी गड्ढे में गिरता चला जाता है। इतना रेखांकित अंश था और इसी की मैंने व्याख्या आपको बता दी जो यहां पर आप देख रहे हो। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, कुसंग का ज्वर भयानक क्यों होता है? तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक इसलिए होता है क्योंकि यह जो है नीति यानी यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश में ही आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं उत्तर क्या हो जाएगा, 1 सा का कुसंग का ज्वर केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है, इसीलिए कुसंग के ज्वर को क्या कहा गया है, भयानक कहा गया है। तो जब आप ऐसे ही पहले प्रश्न का आंसर ऐसे ही लिखेंगे, कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखेंगे, जैसे जो आपको काले पेन से लिखना है काले पेन से लिखेंगे और जो आपको नीले पेन से लिखना है नीले पेन से लिखेंगे। तो वादा करता हूं आप सभी से आपको ये पूरे 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे, पूरे 6 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। बस आपका संदर्भ सही होना चाहिए, रेखांकित अंश की व्याख्या और जो अन्य प्रश्न आता है इसका आंसर आपको अच्छे से लिखना चाहिए। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने जरूरतमंद मित्रों में। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है, दूसरा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है यहां पर, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, आंधे को सब कछु दर्शाई। और इस पद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। और दूसरा है यहां पर अथवा में कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर जो दूसरा वाला पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पद्यांश के नीचे जो 3 प्रश्न दिए गए हैं यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न आएगा 2-2 नंबर का, यानी कुल आपको यहां से 6 नंबर मिलेंगे। तो ये जो अथवा वाला पद्यांश है इस पद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न कह रहा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको लिखना है, उदाहरण के लिए यहां पर आप देख रहे हो प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा मैंने हेडिंग डाल दी क्योंकि दूसरे का अथवा वाले पद्यांश का मैं आंसर देने जा रहा हूं इसलिए। तो जिस भी पद्यांश का आप उत्तर देंगे यानी जो भी पद्यांश हो, मान लीजिए आप दूसरे का ये वाले का आप उत्तर देंगे यानी इसके नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं इनका उत्तर देना चाह रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देना। मैं यहां पर अथवा वाले पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयत्न कर रहा हूं इसलिए यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा डाल दिया। फिर संकेत के रूप में आप उस पद्यांश के जिस भी पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं उस पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख देना। जैसे सच्चा प्रेम वही है, फिर डॉट डॉट करके मैंने लिखा है होती है विकसित। यहां पर आप देख रहे हैं सच्चा प्रेम वही है, लास्ट में क्या है, होती है विकसित। फिर हेडिंग डाली है पहला प्रश्न के अनुसार, यहां पर पहला नंबर डाल देना। फिर यहां पर दूसरे का है अथवा का पहला है तो यहां पर है संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित पाठ का नाम क्या है, स्वदेश प्रेम, और पाठ यानी शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। और जिसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से लिखना
लिखना है। ऐसे ही आप लिखेंगे संदर्भ, आपको 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं आप सभी, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यह है रेखांकित अंश। इसकी व्याख्या क्या होगी, इस तरीके से हेडिंग डालना है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी, व्याख्या इस पद्यांश की जो रेखांकित अंश है इसमें की जो व्याख्या होगी इस प्रकार से। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो बड़े कठोर त्याग से ही संभव है, आत्मा के विकास से ही मनुष्यता विकसित होती है, अर्थात मानवता का भाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है यहां पर तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम क्या है। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। यहां पर आपको आंसर देख रहे हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल रहा है। लिखा कैसे जाएगा कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी परिणति आत्मा त्याग में होती है। तो अगला प्रश्न यहां पर है, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है यहां पर आप देख रहे हो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। उदाहरण के लिए यहां पर पहला है गद्यांश, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तरम धातु समर्था ना अभवत। इसका मैं आपको जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके से हेडिंग डालिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का, इस तरीके से। और संकेत के रूप में आपको गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिख देना है काले पेन से। फिर हेडिंग डालना है संदर्भ क्या होगा, संदर्भ क्या होगा यहाँ पर प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण। यहां पर ध्यान देंगे संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, के अंतर्गत किस पाठ से है, प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे ही संदर्भ लिखोगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और इस पाठ से गद्यांश जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। चलिए इसका हिंदी अनुवाद में बताता चलूं आप सभी को क्या होगा हिंदी अनुवाद। ऐसे आपको हेडिंग डालना है, हिंदी अनुवाद क्या होगा, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तरम दातु समर्था ना अभवत। अर्थात नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत अहम अश्य पहेलिकाया उत्तरम ना जानामि। क्या कहा, अतः जो है इसलिए उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा नागरिक ने कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत अतः मलेन मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। क्या कहा नागरिक से ग्रामीण ने कि यह सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद और वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश, जरूर तैयार कर लेना। अगला है यहां पर अथवा में जो गद्यांश है यह किस पाठ से है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह लिया गया है किस पाठ से, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो जितने भी गद्यांश हैं संस्कृत खंड के महत्वपूर्ण सभी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश हैं संस्कृत खंड के और पद्यांश हैं जितने भी, सभी की वीडियो आप देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए 2023 बोर्ड एग्जाम की। और अगला यहां पर प्रश्न संख्या 4 ऐसा आएगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर यहां भी आपको मिलेंगे, किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो उदाहरण के लिए यहां पर पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं इसी का हिंदी अनुवाद और संदर्भ। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का इस तरीके से मैंने लिख दिया, ऐसे आपको ही लिखना है। खा वाले का कर रहे हैं तो 4 खा लिख देना। फिर उदाहरण के लिए संकेत के रूप में श्लोक के यानी पद्यांश के शुरुआत
शुरुआत के शब्दों को लिख देना और अंतिम के शब्दों को ऐसे लिख देना, काले पेन से लिख देना। फिर संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक यहां पर होगा, पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काले पेन से और हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है या उत्तरित है, तो पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। हिंदी अनुवाद क्या होगा? इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी, हिंदी अनुवाद सब सुखी हो। और आगे लिखा है सर्वे सन्तु निरामयाः, सब रोग रहित हो। आगे लिखा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अर्थात सब कल्याण को देखें, यानी सभी का कल्याण हो। आगे लिखा है यहां पर मां कश्चिद दुख भाग भवेत, और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हिंदी अनुवाद आप जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके बाद यहां पर अथवा में जो है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, तो यह किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है किस पाठ से? यह लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो कि ऐसा आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भी खंडकाव्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंडकाव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। उदाहरण के लिए यहां पर आप देख रहे हो निम्नलिखित में से यहां पर लिखा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, यानी जो भी खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसमें से किसी एक का उत्तर देना है। प्रत्येक खंडकाव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आप किस जिले से हो, ताकि मैं जान सकूं कि आप किस जिले से स्टडी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो आपको किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखना होगा और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे इस बार 5 नंबर। तो मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने का तरीका, और आप सभी लोग जयशंकर प्रसाद का और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप सभी? इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाल दिया, फिर 6 का यहां डाल दिया, फिर तीसरे नंबर पर है तीसरा नंबर, दूसरे पर है दूसरा, पहले पर है तो पहला, फिर जयशंकर प्रसाद, इस तरीके से हेडिंग डाल दी और अंडरलाइन भी कर दिया। अब इसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। कब? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया, किंतु क्या हुआ, वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में, यानी 12 साल के जब जयशंकर प्रसाद जी थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनका जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा यानी टीबी रोग के कारण प्रसाद जी का भी देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। तो जितना काले पेन से लिखा जाएगा उतना आप काले पेन से लिखिएगा, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? तो आंसू इनकी प्रमुख रचना है। 5 नंबर आपको इस तरीके से यहां से मिल जाएंगे। चलिए अगला क्या है यहां पर? दूसरा है प्रश्न संख्या 6 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं दिए गए विकल्पों में से तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बिल्कुल आसान तरीका है लिखने का। प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, और 6 खा का यहां पर कौन सा? दूसरा है। यहां पर दूसरा है तुलसीदास, इस तरीके से हेडिंग डालना है। फिर आप लिखेंगे कैसे?
इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। जीवन परिचय, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और आप सभी इधर भी आप डायग्राम बना दीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख देना। जैसे जन्म कब हुआ, जन्म सन 1532 में हुआ। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। भक्ति कौन सी थी इनकी, राम भक्ति थी। और रचनाएं इनकी प्रमुख रामचरितमानस। और मृत्यु कब हो गई, सन 1623 में। तो किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का जब आप जीवन परिचय लिखिएगा तो ऐसे ही आप इस तरीके से बना सकते हो, आसानी होगी आपको आगे का जीवन परिचय लिखने में। तो इस तरीके से आपको यहां से लिखना है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तो जो मैंने काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त थे या रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और साथ ही साथ चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु कहां हुई, काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, यहां पर रामचरितमानस। चलिए अगला प्रश्न है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत 2 श्लोक पूछे गए हैं। आप देखेंगे जो श्लोक आपके पेपर में ना हो वही आपको लिखना है। ये नहीं कि जो पूछे गए ये मान लीजिए ये पूछे गए और यही प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में लिख दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 इस तरीके से हेडिंग डाल देना है और वही श्लोक लिखेंगे आप जो पेपर में ना आया हो। जैसे यहां पर है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभय यत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, क्योंकि यह श्लोक नहीं आया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर। पहला है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, अर्थात वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल देना। फिर पहले का उत्तर दे रहे हैं तो पहला, दूसरे का दे रहे हैं तो यहां पर दूसरा, तीसरे का तो तीसरा। तो पहले का है इसलिए पहला डाल दिया। फिर वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, वाराणसी नगरी जो है गंगा के किनारे स्थित है। अगला है दूसरा प्रश्न है यहां पर चंद्रशेखर का आसीत, यानी चंद्रशेखर कौन था। तो इसका उत्तर क्या होगा, चंद्रशेखर एकः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत। इसके बाद यहां पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 9 आएगा इस तरीके से, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी 4 निबंध पूछे गए हैं, आपको किसी एक पर निबंध लिखना होगा। किसी एक विषय पर 9 नंबर आपको इस बार मिलेंगे। पहला है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, यानी पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण पर निबंध लिखकर मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बताने वाला हूं मेरा प्रिय कवि, इस पर आप निबंध कैसे लिखोगे जब आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा तो, क्योंकि यह भी निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देंगे 9। फिर तीसरे निबंध को लिख रहे हैं तो 3 नंबर, दूसरे को तो 2, जो भी लिख रहे हैं उस हिसाब से नंबर डाल देना। उदाहरण के लिए यहां पर मैं आपको तीसरे वाले निबंध को लिखकर बताने जा रहा हूं, इसलिए यहां पर 3 डाल दिया। फिर यहां भी आपको डाल देना है। फिर निबंध का नाम काले पेन से अच्छे से डाल देना है, अंडरलाइन कर देना है, मेरा प्रिय कवि। अब इसकी रूपरेखा भी आपको बनानी पड़ेगी। तो रूपरेखा इस तरीके से हेडिंग डालना है। पहली हेडिंग हो जाएगी प्रस्तावना, दूसरी जन्म की परिस्थितियां, तीसरी तुलसीदास एक लोकनायक, चौथी क्या रहेगी
जाएगी तुलसी के राम, और पांचवी हेडिंग हो जाएगी तुलसीदास की निष्काम भक्ति भावना, छठी हो जाएगी धर्म समन्वय की भावना पर बल, और सातवीं उपसंहार। चलिए मैं विस्तार से बता दूं एक एक हेडिंग को। पहली हो जाएगी प्रस्तावना। इसके अंतर्गत आपको लिखना है, यदि यह निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो मैं यह नहीं कहता हूं कि मैंने बहुत अधिक अध्ययन किया है, तथापि भक्तिकालीन कवियों में कबीर, शूर और तुलसी तथा आधुनिक कवियों में प्रसाद पंत और महादेवी के काव्य का अध्ययन अवश्य किया है। इन कवियों का अध्ययन करते समय तुलसी काव्य की अलौकिकता के कारण मेरा मस्तक उनके सामने सदैव नत होता रहा है। दूसरी हेडिंग क्या है? जन्म की परिस्थितियां। दूसरी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों जन्म की परिस्थितियां। तो क्या हो जाएगी जन्म की परिस्थितियां? तुलसीदास का जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ लोग एटा जिले के सोरो नामक कस्बे को उनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ था। हिंदू समाज अशक्त होकर विदेशी चंगुल में फंस गया था। हिंदू समाज की संस्कृति और सभ्यता पर निरंतर आघात हो रहे थे। उस समय की बात है जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इस युग में मंदिरों का विध्वंस और ग्रामों व नगरों का विनाश हो रहा था। अच्छे संस्कार समाप्त हो रहे थे। तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। इस समय दिग्भ्रमित जनता को ऐसे नाविक की जरूरत थी जो उनकी जीवन नौका को संभाल सके। गोस्वामी तुलसीदास जी ने निराशा के अंधकार में डूबी हुई जनता के सामने भगवान राम का लोक मंगलकारी स्वरूप प्रस्तुत किया। तीसरी हेडिंग है तुलसी एक लोकनायक। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्ध देव समन्वयकारी थे। गीता ने समन्वय की चेष्टा की और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। अगली हेडिंग है तुलसी के राम। तुलसी उन राम के उपासक थे जो सच्चिदानंद परम ब्रह्मा थे तथा जिन्होंने भूमि का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। यहां पर आप देख रहे हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसीदास ने अपने काव्य में सभी देवी देवताओं की स्तुति की है, लेकिन अंत में वह यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। अगली हेडिंग है तुलसी की निष्काम भक्ति भावना। सच्ची भक्ति वही है जिसमें आदान प्रदान का भाव नहीं होता है। भक्त के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फल है। इस संदर्भ में तुलसीदास का तो यही कथन है, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, करहु विषम भव पीर। अगली हेडिंग है धर्म समन्वय की भावना पर बल। तो तुलसीदास के काव्य में सबसे बड़ी विशेषता धर्म समन्वय है। उनके काव्य में धर्म समन्वय के निम्नलिखित रूप दृष्टि गोचर होते हैं। पहला है सगुण निर्गुण का समन्वय, दूसरा है कर्म ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय, तीसरा है युग धर्म का समन्वय, चौथा है सामाजिक समन्वय, पांचवा साहित्यिक समन्वय और अगला संप्रदायगत समन्वय। अगली हेडिंग है उपसंहार। तो तुलसीदास जी का काव्य उनके व्यक्तित्व के समान ही उच्च आदर्शों को समेटे हुए है। यही कारण है कि तुलसीदास जितने प्रासंगिक अपने समय में थे उससे भी कहीं अधिक प्रासंगिक आज हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि विश्व की जितनी भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ उतना अन्य किसी भी काव्य ग्रंथ का नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया है इस मॉडल पेपर के द्वारा आपको कि बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी को आपको बोर्ड परीक्षा में OMR सीट कैसे भरनी है और साथ ही आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की
कॉपी का पहला प्रश्न कवर कैसे भरना है और बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखनी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जल्द ही मैं आपके लिए मैराथन वीडियो देने वाला हूं हिंदी विषय की, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी को प्रश्न जरूर आएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।